स्वागत है आपका दोपहर प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हम आपको बता रहे हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली के जंगल में, जहां आज फिर से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है श्रद्धा मर्डर केस में, जो बहुत बड़ा सबूत भी बन सकता है। दिल्ली पुलिस की टीम ने महरौली से जो हड्डियां बरामद की थी 16 नवंबर को जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि जो हड्डियां मिली हैं उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन इनका डीएनए टेस्ट करना, डीएनए मिलान करना अभी भी बाकी है। बता दें कि महरौली के जंगल से फिमोर बोन यानी कि जांग की हड्डी मिली है। जंगल से रेडियस उल्ना यानी कि कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी मिली है। जंगल से पुलिस को पैटेला यानी कि नी कैप भी मिला है। और बड़ी बात यह है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेजधार हथियार से कट के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि इन हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की गई है। ये हड्डियां पुलिस को 16 नवंबर के सर्च ऑपरेशन में इसी जंगल से मिली थी, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इन हड्डियों के डीएनए टेस्ट से पता चलेगा कि हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं हैं। पुलिस ने 16 तारीख को इसे बरामद किया था। अब आपको बता दें कि महरौली के जंगल से अगर किस किस अंग की हड्डी अभी तक मिली है, जो 13 टुकड़े बरामद करने की बात कही जा रही है। इसकी डिटेल आप तक पहुंचा देते हैं। इसकी डिटेल यह है कि इंसान की जांग की एक हड्डी मिली है। क्या ये श्रद्धा की जांग की हड्डी है? क्या ये उसके शव के टुकड़े से पाए गए? इंसान के घुटने की हड्डी मिली है। क्या ये उसी डेड बॉडी का पार्ट है? सवाल ये भी कि इंसान की कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी भी मिली है, तो क्या ये भी उसी डेड बॉडी का पार्ट है? हड्डियों के कट के निशान मिले हैं, जो किसी तेजधार हथियार से बने हुए बताए जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कट मार्क्स हड्डियों के ऊपर बने हैं, ये किसी बड़े और तेजधार हथियार से हमला करने से या काटने से या तोड़ने की कोशिश के बाद बने हैं। सवाल यह है कि अब इसका डीएनए टेस्ट जब किया जाएगा, डीएनए मिलान किया जाएगा, तब जाकर यह पता चल पाएगा कि आखिर ये हड्डी श्रद्धा के हैं या फिर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर सोनू कुमार ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। जब पुलिस ने आफताब से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसने एक तेज धारदार हथियार का इस्तेमाल किया था, और उसकी निशानदेही पर उस तेज धारदार हथियार जैसी कोई चीज आफताब के घर पर पुलिस आज गई थी और वहां से बरामद की गई है। इसी से श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात कही जा रही है। यानी कि एक बड़ा खुलासा जो आज हथियार नुमा चीज मिली है। हमारे साथ मुंबई से राजीव इस वक्त जुड़ रहे हैं और दिल्ली से अभय पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अभय, दावा ये किया जा रहा है, सबसे पहले ये बताइए कि आज एक हथियार नुमा चीज बरामद की गई है और कहा जा रहा है कि ये आफताब की निशानदेही पर ही बरामद की गई है और इसी हथियार से शव के टुकड़े करने की बात सामने आ रही है। अभय, देखिए, बिल्कुल विवेक, इस पूरे मामले के अंदर आफताब के घर पर जब पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो आफताब के घर से एक तो कई सारे कपड़े बरामद हुए, और कपड़े बरामद करने के अलावा वहां से हथियार नुमा एक चीज मिली है। यह बताया जा रहा है कि काफी एक धारदार हथियार है, लेकिन क्या इसी हथियार का इस्तेमाल किया था आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए? क्योंकि उसने श्रद्धा के करीब 35 टुकड़े जो उसने किए थे वो तो उसने जंगल के अंदर फेंक दिए, लेकिन एक हथियार उसके घर के अंदर से मिला है, काफी नुकीला हथियार है। क्या ये वही हथियार हो सकता है? इसको भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने आफताब से जब पूछताछ की, तो हालांकि उसने ये खुलासा किया था कि उसने सिर के हिस्से को और साथ ही जो हथियार है, जो कि एक आरी नुमा है, उसे जंगल के पास ही फेंक दिया था। सिर के हिस्से को जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन जब घर में पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां पर खुद आफताब को लेकर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो गई थी, उस दौरान वहां पर कपड़ों के साथ एक नुकीला हथियार मिला है और इसको लेकर अब फिलहाल एफएसएल के पास भेजा जाएगा। असल में जो अब तक चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें करीब 13 हड्डियां हैं, इसके साथ ही ये जो हथियार नुमा चीज बरामद हुई है, घर से जो कपड़े बरामद हुए हैं, इन सबकी एक पूरी लिस्ट बनाएगी। ये सभी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्टी है, इन सबको एफएसएल जो लैब है वहां पर भेजा जाएगा, ताकि पता लग सके क्या इन्हीं का इस्तेमाल वारदात के दौरान किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे भाई, क्योंकि ये बहुत वाइटल जानकारी है जो आप दे रहे हैं और इससे ये तफ्तीश की दिशा मुड़ सकती है और पुलिस के हाथ कॉन्क्रीट एविडेंस हाथ आ सकते हैं अगर ये पुख्ता खुलासा हुआ है तो। इस बीच एक स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने जारी किया, इस बारे में आपको जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि महरौली के जंगल से हड्डियों के जो कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं और उसको डीएनए जांच के लिए अब भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि
श्रद्धा के पिता और भाई के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं और इसलिए लिए गए हैं ताकि हड्डियों के डीएनए सैंपल से उनका मिलान किया जा सके। श्रद्धा के सिर की तलाश में अभी कई पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक श्रद्धा का सिर नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि छतरपुर के फ्लैट से जो चीजें बरामद की गई हैं उस पर भी जांच की जा रही है। एफएसएल ने कई सारे सबूत जुटाए हैं, कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। जब्त डिजिटल डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि डिलीट डेटा वापस लाया जा सके। आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी 2 दिन निकल गई है, 3 दिन और बचे हैं। 5 दिन की पुलिस रिमांड थी और 3 दिन के अंदर पुलिस को नार्को कराना होगा ताकि मर्डर का सच सामने लाया जा सके। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मर्डर की जांच बेहद प्रोफेशनल तरीके से हो रही है। शुरुआती जांच है, हर एंगल से जांच जारी है। अभी किसी थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल है। पुलिस ने कहा है कि जांच में दिल्ली पुलिस के बेस्ट अफसरों की मदद ली जा रही है और शुरुआत में पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने गुमराह किया था, यह बात भी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केस की जांच के लिए एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक टीम उत्तराखंड जा सकती है और आपको बता दें कि देहरादून पुलिस से संपर्क करने के बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो रवाना हो गई है उत्तराखंड के लिए। और ये टीम जो है ऋषिकेश के पास वशिष्ठ गुफा में जाएगी जहां श्रद्धा और आफ्ताब ठहरे थे। आफ्ताब के बयानों के आधार पर देहरादून में भी जांच की जाएगी। तो इसमें साफ तौर पर यह जाहिर है कि यहां पर जो पुलिस है वो अब उत्तराखंड जाने की तैयारी में है और उत्तराखंड से कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन, कुछ बड़े एविडेंस मिलने की उम्मीद पुलिस को है। इसलिए जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नालासोपारा में रहने वाली पूनम बिडलान के पास भी श्रद्धा मदद मांगने के लिए आई थी। क्या था हुआ था उस वक्त, आखिर क्यों आई थी श्रद्धा मदद मांगने के लिए? हम पूनम से ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कब आई थी आपके पास में श्रद्धा मदद मांगने के लिए? क्या हुआ था श्रद्धा के साथ? जी, तकरीबन 2 साल पहले आई थी वो मेरे पास। उसको बहुत मारा था और उसका पूरा यहाँ से हिस्सा पूरा एकदम नीला हुआ था। तो बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं जिस लड़के के साथ में रहती हूँ उसने मुझे बहुत मारा है और ऐसा लग रहा है कि आज तो मुझे जान से ही मार देगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप यहाँ रुक जाओ और थोड़ी देर रुको, मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ। तो आपके घर पर आई थी, उस वक्त डरी सहमी थी। हाँ, बहुत और डरी से क्या 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 ये बता रही थी जिसके साथ वो रह रही वो उसका पति है या बॉयफ्रेंड है? क्योंकि लिविंग में रह रही थी, कोई फैक्ट कोई रही थी वो ये लिविंग में रह रही थी, लेकिन आपको क्या जानकारी दी थी और कितना डरी सहमी थी? बहुत डरी हुई थी और उसने मुझे बोला कि हम लोग विजय विहार के यहाँ एवरशेन में ही रहते हैं, लिविंग में मैं रह रही हूँ अपने, उस लड़के का नाम बताया था आफ्ताब करके, उसके साथ रह रही थी वो। तो उसने बोला कि आज उसने मुझे बहुत मारा, प्लस वो उसको जबरदस्ती नॉनवेज खाने को बोलता था। वो बोलती थी मैं ब्राह्मण हूँ दीदी, वो मुझे बोलता है आप नॉनवेज खाओ। मैंने वो भी बोला कि देखो जब आज अभी वो तुम्हारे साथ इतनी जबरदस्ती कर रहा है, मतलब कोई इंसान मार के किसी को नॉनवेज खिला रहा है, ये तो गलत है। इस छोटी सी बात के लिए झगड़ा। और उसने मुझे ये बोला कि अगर मैं अभी घर पे गई ना आज तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसने मुझे बहुत मारा है, उस दिन वो नहीं आएगा। यानी जिस दिन मारता था उस दिन वो घर पर नहीं आता था? कहाँ जाता था, क्या करता? उसके मम्मी पापा के पास चला जाता था। तो मैंने क्योंकि इसलिए बोला कि मुझे इतना मारा है, कहीं रात को और ना मारे इसको, सुबह हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो वो बोली कि नहीं आज नहीं आएगा, वो आज अपने मम्मी पापा के पास जाएगा। क्यों जाता था मम्मी पापा के पास? उनका क्या रोल होता था? वो शायद उसको कन्विंस करते होंगे नेक्स्ट डे कि बेटा तू पुलिस स्टेशन मत जाना, ऐसा है कोई बात नहीं, ऐसा आपस में हो जाता है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जिस दिन आफ्ताब मारता पीटता था उस दिन वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाता था। हाँ। और पेरेंट्स को कुछ बातें बताता था, पेरेंट्स आकर श्रद्धा को कन्विंस करते? हाँ, पेरेंट्स उसको कन्विंस करते थे कि आगे कोई बात ना बढ़ाए और फिर वो चुप होकर अपने घर में बैठ जाए। अगर उस टाइम पे उसने जो हम लोग बोल रहे थे कि उसके साथ छोड़ दे तू, मत अपने घर पे चली जाए या फिर अलग कहीं पे रह ले, उसने बोला कि मैंने बड़ी मेहनत की और ये घर लिया है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। इतना ये हो रहा है मुझे सुन के कि मतलब कैसे अचानक से इसको, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब वही लड़की है जो मेरे पास आई थी। किस हालात में आपके पास आई थी, क्या सिचुएशन थी, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या था, कहाँ पर चोट के निशान थे? क्या कुछ आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होता है, कपड़े फट जाते हैं, चोट के निशान होते हैं, क्या था बॉडी लैंग्वेज, क्या थी, क्या कह रही? उसका एक्चुअली बाल छोटा था तो यहाँ पूरा चोट लगा था और ये पूरा यहाँ का हिस्सा नीला था, ये यहाँ तक उसको पूरा सूजन आया हुआ था, इतना मारा हुआ था उसको। गले पर भी कोई चोट के निशान? यहाँ पे पूरा इतना सूजन था और ये आंख तो ऐसा हो गया था पूरा इतना नीला था। क्या गला दबाने की कोशिश की, क्या ऐसा कुछ बताया था? अब ये तो वही बता सकती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो घर में होती तो उसको मार डालता। एक चीज और,
क्या अपनी बातचीत में श्रद्धा ने बताया कि उसी दिन मारपीट हुई थी या फिर उसके पहले भी कई बार ऐसा वो उसको बहुत बार मार चुका था। उसने बोला मुझे ये चीज कि वो हमेशा ऐसा करता है, वो मुझे मारता है फिर वो अपने घर पे चला जाता है। वही मुझे ऐसा लग रहा था इतनी बार अगर वो तुम्हें मार चुका है, इसलिए मैंने उसको बहुत समझाया। 2-3 बार मैंने उसको समझाया, वो 3 बार मेरे पास आई। मैंने उसको समझाया कि देखो इतना कोई मतलब अगर कोई हमारे साथ रह रहा है, हमें प्यार करता है तो वो मार नहीं सकता है अपने को, और वो तो ऐसा मार रहा है मतलब कि आपको जान से मार डालें, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। इतना तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। एक्चुअली दोनों चीज बोली कि एक तो हमारा रिलीजन नहीं मिल रहा है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं ब्राह्मण हूँ फिर भी मैं उसके साथ रह रही हूँ, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोप रहा है, तो एक साथ मत रहो। तो सुना आपने कि किस तरह से 2 साल पहले श्रद्धा मदद मांगने के लिए अपनी पड़ोसी के पास गई थी, लेकिन उस वक्त भी उसने वही बताया था कि उसे टॉर्चर करता है आफ्ताब। एक बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अधिकारी जो है वो जा सकता है आज शाम मुंबई, और मुंबई में जाकर जांच को लीड करेगा, ये हमें जानकारी मिल रही है। ये अफसर जांच को की अगुवाई करने के लिए जा रहा है। वसई में श्रद्धा के दोस्त राहुल और गॉडविन का बयान दर्ज कर लिया गया है, और अब पुलिस आफ्ताब के परिवार को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। राजीव हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राजीव, केस मुंबई में भी बहुत पेचीदा होता जा रहा है, दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी को वहां रवाना किया जा रहा है, क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए इस बात की जानकारी खुद जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी मुंबई आए हुए हैं, वसई आए हुए हैं, उन्होंने ही दी कि उनके विभाग के एक बड़े अधिकारी आज शाम तक वसई पहुंचने वाले हैं और इस पूरे मामले में वो और अधिक बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे। आफ्ताब का परिवार इस वक्त जो है वो शक के दायरे में है, जैसा कि हम पहले दिन से ये बात अपने दर्शकों को लगातार बता रहे, क्योंकि जब इंडिया टीवी की टीम पहले दिन यूनिक पार्क में गई थी और आफ्ताब के माँ बाप से मिलने की कोशिश में, तो वहां पर पता चला कि 15 दिन पहले ही आफ्ताब का परिवार वहां से कहीं शिफ्ट हो गया है। पास पड़ोस के लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी नहीं थी। सोसाइटी के लोगों ने जब उनसे पूछा तो ये बताया गया था कि दरअसल बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में समय जाता है, इसलिए वो मीरा रोड साइड शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। अब शक के दायरे में कहीं ना कहीं आफ्ताब का परिवार भी है, क्योंकि एक बात विवेक यहाँ बहुत मायने रखती, बहुत बारीकी से अगर ध्यान दे तो जब गुमशुदगी की शिकायत 12 अक्टूबर को दर्ज होती है और पहली बार आफ्ताब को पूछताछ के लिए माणिकपुर पुलिस तलब करती है, उसके कुछ दिन के बाद में जब आफ्ताब यहाँ पर आता है, अपना बयान दर्ज कराता है। बिल्कुल राजीव, आफ्ताब मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है, हर घर में हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।